आ रहे हैं राइबोसोम। नंबर 1, सबसे पहले खोजकर्ता की बात करें, डिस्कवरी की बात करें, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए इन प्लांट सेल, ठीक है, और इन एनिमल सेल, दोनों में अलग अलग साइंटिस्ट ने खोजा है। जो प्लांट सेल है उसके अंदर रॉबिन्सन, ठीक है, रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने खोजा है, जबकि आपका एनिमल सेल के अंदर पेलाडे ने खोजा है। ओके, उसके बाद ये क्या होता है, सबसे छोटा कोशिकांग, ठीक है, यानी स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल। उसके बाद ये सार्वत्रिक कोशिकांग, मतलब यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल, यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल, ठीक है, होता है। आपको पता होना चाहिए ये यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल होता है, यानी आप समय को प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट दोनों में उपस्थित हो, अर्थात प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट दोनों में उपस्थित होता है। उसके बाद 4th पॉइंट की बात करें, इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। उसके बाद इसे कोशिका का इंजन ऑफ सेल, ठीक है, बोलो, मैंने कहा इंजन ऑफ सेल भी कहते हैं। ये मेम्ब्रेनलेस झिल्ली रहित कोशिकांग है, ये झिल्ली रहित यानी मेम्ब्रेन लेस, ठीक है, लेस कोशिकांग है। मेम्ब्रेन लेस क्या है, बोलो, सेल ऑर्गेनल है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए, आपसे मैं कह रहा हूं कि इसकी संरचना में एक छोटी इकाई, ठीक है, स्मॉल यूनिट, ठीक है, एंड एक बड़ी इकाई, ठीक है, लार्ज यूनिट, मैंने कहा लार्ज यूनिट होती है। ओके, उसके बाद अगर अपन बात करें यहां पर पॉइंट नंबर 8 की, स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम देखें, तो अभी आपको मैंने कहा एक होती है स्मॉल यूनिट, एक होती है लार्ज यूनिट, ठीक है, तो और दोनों यूनिट किससे जुड़ी होती है, Mg+2 से। यह है स्मॉल यूनिट और यह है लार्ज यूनिट, ठीक है, और स्मॉल यूनिट और लार्ज यूनिट। उसके बाद राइबोसोम RNA प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है, RNA और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अगर अपन बात करें टाइप्स ऑफ राइबोसोम, तो राइबोसोम 2 तरह के होते हैं, एक होता है ATS राइबोसोम और एक होता है 70S राइबोसोम। ओके, इन दोनों के बारे में अच्छे से जानते हैं। मैंने आपसे कहा पॉइंट नंबर 11, एक तरफ लिखा ATS राइबोसोम और एक तरफ अपन देख रहे हैं 70S राइबोसोम, 70S राइबोसोम, ठीक है। तो ATS राइबोसोम के अंदर
बोलो आपसे मेरे को लार्ज यूनिट और स्मॉल यूनिट क्या होती है, अक्सर क्वेश्चन आता है। लार्ज यूनिट होती है इसकी, मैंने कहा 60s, और स्मॉल यूनिट इसकी होती है 40s। क्लियर? एक तो आपको ये पहले पता होना चाहिए। उसके बाद आपसे मैं कह रहा हूँ 70s की बात करें, इसमें भी लार्ज यूनिट बड़ी इकाई होती है 50s, और स्मॉल यूनिट छोटी इकाई होती है 30s। ओके, मैंने अभी आपको बोला कि राइबोसोम आरएनए प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो अगर हम इंडिविजुअली केमिकल कंपोजिशन देखें, आरएनए की बात करें, तो इस आप सब 60s इस लार्ज यूनिट ऑफ 80s राइबोसोम के अंदर 5s, 5.8s और 28s, बोलो ये तीन टाइप के क्या होते हैं, आरएनए। क्लियर? और मैंने कहा प्रोटीन मॉलिक्यूल जो होते हैं वो होते हैं बोलो 45। क्लियर? उसके बाद अगर मैं स्मॉल यूनिट की बताऊं तो आरएनए इसमें होता है 18s आरएनए। ठीक है? और प्रोटीन मॉलिक्यूल की बात करूं तो दोस्तों प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है 33 अणु। ठीक है? और यहाँ पर 45 अणु। आपसे मैं कह रहा हूँ अगर मैं यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन की बात करूँ, आरएनए की बात करूँ, तो इसमें आरएनए होता है 5s और 23s आरएनए। क्लियर? और प्रोटीन मॉलिक्यूल की बात करूँ, प्रोटीन मॉलिक्यूल की बात करूँ तो वो होता है 34 अणु। ओके, मॉलिक्यूल। और यहाँ पर अगर मैं स्मॉल यूनिट की बात करूँ तो आरएनए होता है 16s आरएनए, और मैंने कहा प्रोटीन मॉलिक्यूल की बात करूं तो वो होता है 21 अणु। इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि इस पूरे कंपोजिशन से मिलकर बना है 80s, और इस पूरे कंपोजिशन से मिलकर बना है 70s। दोस्तों मेरी बात समझना। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं यहां से क्या पता चला, अतः यहां पर हमें पता चला कि 80s राइबोसोम, राइबोसोम, ठीक है, 4 टाइप आरएनए प्लस 45 और 33 को जोड़ोगे तो 78 प्रोटीन अणु, प्रोटीन अणु से मिलकर बना होता है। और अगर हम 70s की बात करें तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ 70s राइबोसोम, 70s राइबोसोम जो होता है वो 3 टाइप 1, 2 और 3, ठीक है, 3 टाइप आरएनए, 3 टाइप आरएनए प्लस मैंने कहा बोलो 55 प्रोटीन अणु से मिलकर बना होता है। ये जो मैंने आपको चार्ट बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि बोलो जो थर्ड ग्रेड जैसे एग्ज़ाम होते हैं उनमें ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि 80s की बड़ी और छोटी इकाई क्या होती है, या आपको पूछ लेते हैं कि 50s किसकी यूनिट होती है। लेकिन मैंने आपको बोलो एक एक यूनिट का कंपोजिशन क्या होता है वो मैंने आपको बताया, ताकि आपको इससे बाहर कुछ हो ही नहीं सकता। क्लियर? आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो ये पॉइंट समझ में आया होगा कि राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। मैंने एक एक यूनिट का आपको कंपोजिशन बताया। उसके बाद बात करते हैं नंबर 12। नंबर 12 में क्या बता रहा हूँ आपको कि राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम की बोलो दोनों यूनिट, आप समय को दोनों स्मॉल एंड लार्ज यूनिट का जुड़ना या हटना, ठीक है, बोलो Mg+2 की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, सांद्रता, सांद्रता मेरे कहने का मतलब कॉन्सेंट्रेशन पर निर्भर करता है। यहाँ पर अपन केस बनाते हैं, केस फर्स्ट। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ आपका फंडा क्लियर करने के लिए जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, 3 केस बता रहा हूँ। पहला केस क्या, यदि बोलो आपसे Mg+2 की जो सांद्रता है वो आपकी क्या हो 0.001 m, m मतलब मोलरता, क्लियर, मोलरिटी 0.001 m, क्लियर।
बोलो या मैं लिख सकता था 10⁻³ ठीक है। अगर ऐसा होता है तो आपसे मैं कह रहा हूँ आपको पता होना चाहिए 60s प्लस 40s मिल करके 80s राइबोसोम बनाते हैं। और मैंने कहा बोलो 50s प्लस 30s मिल करके 70s राइबोसोम बनाते हैं। यहाँ पर मैस की तरह मत जोड़ना, यहाँ एस जो होता है वो आपको पता होना चाहिए। स्वेडबर्ग बोलो आपसे मेरे को यूनिट होता है, क्या होता है? स्वेडबर्ग इकाई। क्लियर? ओके, जमने की दर को बताता है। अब आपसे मैंने कहा हमें पता चला कि इतनी कॉन्सेंट्रेशन होगी तब ये जुड़ेगा, तो के सेकंड क्या है? यदि Mg+2 की जो कॉन्सेंट्रेशन है, सांद्रता है, वो क्या हो जाए? लेस देन 0.001 m, इससे अगर कम हो जाती है, बोलो आपसे मैं इससे कम होते ही क्या हो जाएगा? मैंने कहा 80s राइबोसोम जो है वो वापस किस में जुड़ जाएगा? 60s प्लस 40s में। और मैंने कहा 70s बोलो किस में हो जाएगा? 50s प्लस 30s में। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। इसमें तो क्या होगा? मैंने कहा एक ये लार्ज यूनिट और ये स्मॉल यूनिट मिल करके बोलो आपसे मेरे को इस तरह से जुड़ेंगे, और इसमें क्या होगा कि ये जो जुड़े हुए हैं वही क्या हो जाएंगे? बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ अलग हो जाएंगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? और सबसे इंपॉर्टेंट केस ये है, इफ यदि Mg+2 की कॉन्सेंट्रेशन सांद्रता अगर मैं आपसे कहूँ 0.01 m या 10⁻², यानी आपसे मैं कहूँ अर्थात 10 गुना, ठीक है, हो जाए, सामान्य से कितनी हो जाए? 10 गुना, तो क्या होता है? बोलो द्विलक। ठीक है, द्विलक मतलब डायमर बनता है। ठीक है, डायमर बनता है। बोलो मैंने कहा एग्जाम्पल, अगर 80s और 80s जुड़ेंगे तो उसका जो डायमर बनता है उसको 120s कहते हैं, और 70s प्लस 70s जुड़ेंगे तो उसका जो डायमर बनता है उसको 100s कहते हैं। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है 80s का डायमर क्या होता है, 70s का डायमर क्या होता है, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। डायरेक्ट पूछते हैं। याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ कि आपको पता होना चाहिए 80s की बड़ी इकाई क्या होती है? 60s, बस उसको डबल कर दो, टिक कर दो। बोलो 70s की बड़ी यूनिट क्या होती है? 50s, उसको डबल कर दो, टिक कर दो। ये तो याद करने का तरीका हुआ। क्लियर? ये जो मैंने मटेरियल बताया, यहाँ जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, उससे दो बातें पक्का हो गई कि बोलो राइबोसोम की दोनों यूनिट हमेशा जुड़ी हुई नहीं रहती है। बोलो आपसे उनका जुड़ना या अलग होना Mg+2 की सांद्रता पर निर्भर करता है, और कब जुड़ेंगे, कब हटेंगे और कब ड्यूलक बनाएंगे, इस वाले कॉन्सेप्ट से आपका फंडा क्लियर हो गया होगा। बात समझ में आए? बोलो। उसके बाद आपसे मैं कह रहा हूं, आपने देखा कि राइबोसोम खुद क्या होता है? कोशिकांग है, और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर उपस्थित होता है। तो इसका मतलब राइबोसोम को हम सेल ऑर्गेनल विद इन सेल ऑर्गेनल भी कहते हैं। मैंने कहा राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम को सेल ऑर्गेनल, ठीक है, विद इन, मैंने कहा विद इन सेल ऑर्गेनल, ठीक है, मतलब कोशिकांग में कोशिकांग, सेल ऑर्गेनल विद इन सेल ऑर्गेनल, ठीक है, कोशिकांग के अंदर कोशिकांग, कोशिकांग बोलो के अंदर, बोलो मैंने कहा कोशिकांग, ठीक है, कोशिकांग भी, बोलो भी कहते हैं। ठीक है, कहते हैं, क्योंकि ये ऐसा सेल ऑर्गेनल, ठीक है, कोशिकांग होता है जो साइटोप्लाज्म, ठीक है, के अलावा आपसे मेरे को माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, में भी उपस्थित होता है। क्लियर? आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। उसके बाद आपसे मेरे को 70s राइबोसोम जो है आपको पता होना चाहिए। एक तो ये आपसे मैं प्रोकैरियोट के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। उसके अलावा आपसे मेरे को माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है,
क्लोरोप्लास्ट में भी उपस्थित होता है। और जो एटीएस राइबोसोम होता है, एटीएस राइबोसोम होता है वो आपसे मेरे को ओनली साइटोप्लाज्म, ठीक है, ऑफ यूकैरियोटिक सेल, ऑफ यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, में ही उपस्थित, ठीक है, होता है। इसका मतलब हुआ कि यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में जो होता है वो 80s होता है, यूकैरियोटिक सेल की माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में 70s होता है। इसलिए जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें 70s और 80s दोनों होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में केवल और केवल कौन सा होता है, 70s होता है। आई होप आपको ये सारी इंफॉर्मेशन समझ में आई होगी। आपसे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि बोलो राइबोसोम, पॉइंट नंबर, अगर मैं आपसे कहूँ राइबोसोम, ठीक है, की उत्पत्ति अगर पूछे ओरिजिन, तो आपको पता होना चाहिए, बोलो आपसे केंद्रिका, ठीक है, केंद्रिका द्वारा, केंद्रिका मतलब न्यूक्लियोलस, ठीक है, बाय न्यूक्लियोलस, वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और राइबोसोम आपसे मैं कह रहा हूँ का कार्य अगर पूछे तो राइबोसोम का कार्य क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण, ठीक है। बोलो ये क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस की साइट होती है, साइट ऑफ, मैंने कहा प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, सबसे बड़ा कार्य। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ ओके। आई होप आपको ये कोशिकांग समझ में आया होगा। किसी भी कोशिकांग में क्या बातें पता होनी चाहिए, खोजकर्ता पता होना चाहिए, उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो पता होना चाहिए। जैसे इसकी यूनिवर्सल बात है, एक तो ये यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल है, मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल है, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल है, क्लियर, सेल ऑर्गेनल विद इन सेल ऑर्गेनल है। इसमें लार्ज और स्मॉल यूनिट स्ट्रक्चर और 70s और 80s का क्या कंपोजिशन होता है आपको मैंने वो बताया, किससे उत्पत्ति होती है, क्या इसका कार्य होता है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और अब हम बायोलॉजी के अंदर 1 बाय 1 करके सारे टॉपिक ले रहे हैं। आपसे मैं कह रहा हूँ इससे पहले हम फिजिक्स और केमिस्ट्री स्टडी कर चुके थे। आई होप आप जरूर, आपसे मेरे को इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी, तो आपसे मेरे को कमेंट्स करके बताएं। और बेस्ट ऑफ लक, इसी तरह से पढ़ते रहें और मस्त रहें।